हाँ दोस्तों, महाकाल क्लासेस में आप सभी का पुनः एक बार फिर स्वागत है। हम संख्या पद्धति नामक टॉपिक पर अध्ययन कर रहे थे। अपने अपन ने पहले 2-3 वीडियो पहले भी अपलोड की हुई है और अब अपन देखेंगे संख्या पद्धति में आगे का मैटर। अपन ने जो पढ़ा है उसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे और उस पर बेस ट्यूशन करेंगे और फिर आगे का पढ़ेंगे। तो देखते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था अभी तक। पहले तो अपन ने देखा था संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को अपन ने कितने भागों में बांटा था? संख्या पद्धति को अपन ने 3 भागों में बांटा था। 3 भाग कौन कौन से थे? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है। दूसरा अपन ने देखा था काल्पनिक संख्या है। तीसरा अपन ने देखा था मिश्रित संख्या है, मिश्रित संख्या है। अपन ने इन तीन तीन के बारे में अपन ने देखा था। पहले अपन ने वास्तविक संख्या देखी थी। वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं? रियल नंबर, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या वो होती है जिन्हें अपन संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें अपन संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी अपन ने देखी थी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं वो होती है जैसे अंडर रूट के अंदर माइनस बना गया, जिसको अपन आयोटा बोलते हैं, आयोटा, उसको आयोटा बोलते हैं। ये सभी काल्पनिक संख्याएं होती है जो अपने छोटे कंपटीशनों में तो काम नहीं आती है, बड़ी क्लासें में, हायर एजुकेशन में, जैसे 11th 12 बीटेक वगैरह इंजीनियरिंग में, उन सभी जगह काल्पनिक संख्याओं का अपन अध्ययन करते हैं, उसको गहनता से समझते हैं। लेकिन आपके लिए जरूरी नहीं है कि ये जानो, इसलिए फिर अगली संख्या आती है मिश्रित संख्याएं। मिश्रित संख्याएं होती है जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याएं आती है, जैसे 5 प्लस आयोटा, इसमें वास्तविक संख्या भी है, काल्पनिक संख्या भी है। तो इन दोनों का सम्मिलित रूप मिश्रित संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, इसका अपन ने देखा था। इसके आगे फिर अपन ने वास्तविक संख्याओं का अध्ययन किया था। तो वास्तविक संख्या के बारे में अपन ने देखा था कि वह संख्याएं जो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती है। संख्या रेखा क्या होती है? ये अपन ने बचपन में देखा था। 0, 1, 2, 3, इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, -1, -2, -3, ऐसे इस संख्या रेखा पे जितनी भी संख्याएं होती है वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। इस पे पूर्ण संख्या भी आ जाती है, प्राकृत संख्या भी आ जाती है, पूर्णांक संख्या भी आ जाती है। सभी संख्याएं जो अपन पढ़ते हैं, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, जो भी संख्या है सभी इस संख्या रेखा पे दर्शाई जाती है। वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। अब अपन ने वास्तविक संख्या के आगे अध्ययन किया था, आगे जाना था अपन ने वास्तविक संख्या में। वास्तविक संख्या में अपन ने देखा था पूर्णांक और एक देखा था दशमलव, दशमलव संख्याएं और एक पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या में जैसे पूर्ण संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, शून्य पूर्णांक संख्या है, प्राकृत संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इन सभी संख्याओं के बारे में अपन ने देखा था। तो अपन पहले पूर्णांक संख्या के बारे में देखते हैं। पूर्णांक संख्या में सबसे पहले अपन ने प्राकृत संख्या देखी। प्राकृत संख्या पहले अपन ने देखा था प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में अपन ने नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर में अपन ने देखा था वे संख्या है जो 1 से शुरू कर 1, 2, 3, 4 इंफिनिटी तक, वे संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उन सभी संख्या को अपन प्राकृत संख्या कहते हैं। फिर अपन ने दूसरी संख्या देखी थी पूर्ण संख्या, जिसे अपन बोलते हैं होल नंबर। अपन प्राकृत संख्या को कैपिटल एन से दर्शाते हैं। पूर्णांक संख्या जो जिसमें अपन प्राकृत संख्या में अगर यदि 0 को भी शामिल कर दिया जाता है तो उन्हें होल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। 0, 1, 2, 3, 4,
इंफिनिटी तक। यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है तो उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया था। फिर अपन ने देखा था भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनके तीन या तीन से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं, और अभाज्य वो होती है जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो सकते हैं। एक तो स्वयं उस संख्या का भाग जाता हो और एक का भाग जाता हो, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्या में आती है। जैसे 2, 3, 5, ये डैश 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 7, ऐसे बहुत सारी संख्याएं, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या हैं। इनमें केवल दो ही गुणनखंड, एक तो स्वयं जैसे दो में देखो, दो में एक तो स्वयं दो का भाग जा रहा है और एक का जा रहा है, तो केवल दो ही फैक्टर है, दो ही फैक्टर है इनके। इन संख्याओं में, जिन संख्याओं में दो ही फैक्टर होते हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं, और जिनमें दो से अधिक मतलब तीन या तीन से ज्यादा, तीन से अधिक फैक्टर, जिन संख्याओं में तीन या तीन से अधिक फैक्टर होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे चार, चार में एक का भी जा रहा है, दो का भी जा रहा है, चार का भी जा रहा है, तो तीन से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो ये चार भाज्य संख्या है। दो के दो और एक, दो ही संख्या के भाग जा रहा है, दो ही फैक्टर है, इसलिए ये अभाज्य संख्या हुई। अब बच्चों बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमें बताइए कि एक कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। एक, तो बच्चों में बता दूं आप सभी को, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या। इसका रीजन ये है क्योंकि एक के केवल एक ही फैक्टर है, केवल खुद स्वयं संख्या एक का ही भाग जाता है, इसके ना तो दो फैक्टर है ना तीन या तीन से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए ना तो ये भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। और और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, अभाज्य संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या बताइए जो सम भी हो। सम अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या? तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या दो है, और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या चार, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तीन, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या ये नहीं, ये जैसे चार, चार के बाद आता है 6, 7, 9, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है 9। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अपन अब देख रहे थे परिमेय संख्या आगे, तो परिमेय संख्या के बारे में अपन देखेंगे। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या वो होती है वे सभी संख्याएं जिन्हें अपन p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p बटा क्यू का मतलब क्या होता है, जिसे भिन्न के रूप में दर्शा सकते हैं, p बटा क्यू के रूप में। q नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू का मान कभी जीरो नहीं हो सकता। वे सभी संख्याएं जो p बटा क्यू के रूप में दर्शाई जा सकती है उन सभी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 4/3, 0.5, 3/4, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या है। बहुत सारी हैं वैसे, अपन देख रहे हैं 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं, 3/4, ये सभी p बटा क्यू के रूप में है। ये सभी संख्याएं p बटा क्यू के रूप में, अतः ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, ये सब अपन ने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। मैं इन सभी को रिपीट करा रहा हूँ ताकि जिन बच्चों ने आज से क्लास ज्वाइन की है उनको भी समझ में आए। परिमेय संख्या के बाद अपन पढ़ते हैं, देखा था अपरिमेय संख्या, इन रेशनल नंबर। अपरिमेय
संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याएं वे संख्या होती है जिन्हें अपन p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे अशांत दशमलव संख्याएं। अब अशांत दशमलव संख्याएं क्या होती है, इसमें भी दो प्रकार की संख्याएं होती है। अशांत दशमलव संख्या होती है, एक तो आवर्ती होती है, एक अनावर्ती। एक आवर्ती वाली संख्या होती है, अनावर्ती वाली संख्या होती है। तो जो अनावर्ती वाली संख्याएं होती है उन सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। आवर्ती वाली संख्याएं परिमेय संख्या होती है। ठीक है बच्चों, ये परिमेय संख्या होती है, ये अपरिमेय संख्या होती है। देखेंगे दशमलव संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्या पढ़ लेते हैं अपन। वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो रियल नंबर में अपन ने देखा था पूर्णांक। तो पूर्णांक में अपन ने बहुत सारी संख्याओं का भी देखा है, प्राकृत, पूर्ण, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय। उन सभी संख्या जो सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या में आती है। पूर्णांक संख्या में अब अपन आगे देखते हैं दशमलव संख्या। दशमलव संख्याएं, अब दशमलव संख्या के बारे में देखते हैं। दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक तो शांत, एक अशांत। शांत संख्याएं वो होती है जैसे 0.5, 0.45। और अशांत संख्याएं होती है जैसे चलती रहती है 0.45, 45, डैश 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 ऐसे। इसमें भी दो प्रकार की संख्याएं होती है अशांत संख्याएं। शांत संख्याएं, एक मिनट बच्चों, शांत संख्याएं जो पॉइंट के बाद जिनका मान, ये सभी संख्या शांत संख्याएं परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। और अशांत संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक तो आवर्ती जैसे 0.434343, एक निश्चित क्रम से चल रही है आगे, इसलिए आवर्ती। तो इन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, इन्हें अपन भिन्न के रूप में दर्शा सकते हैं। और अपरिमेय संख्या होती जैसे अशांत। अशांत में दूसरी अनावर्ती। अनावर्ती संख्याएं वो होती है, अनावर्ती संख्याएं वो होती है जैसे 0.43212456 ऐसे चलती रहती है। वे सभी संख्या अनावर्ती संख्याएं कहलाती है। इन संख्याओं को अपन अपरिमेय संख्या कहते हैं। इन सभी संख्याओं को अपन अपरिमेय संख्या कहते हैं और आवर्ती संख्याओं को अपन परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना इतना अपन ने देख लिया था प्रीवियस वीडियो में। अब आज मैं आपको कुछ नई चीज बताता हूँ। इन पे बेस क्वेश्चन ज्यादा खास तो नहीं आते, ज्यादा मैंने बताया ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, जैसे दो। दो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे परिमेय संख्या कौन कौन सी है, अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है। और कुछ क्वेश्चन आते हैं प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू नहीं होती है। ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो अपन आसानी से जवाब दे सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन तो अपन को भाज्य अभाज्य में से पूछेगा। इसमें से कंफ्यूज होते हैं एक परिमेय अपरिमेय से। इसमें पूछने लायक ऐसे कुछ क्वेश्चन आते भी नहीं है। परिमेय परिमेय से पूछ लेगा, अपरिमेय से पूछ लेगा कि ये संख्या बताओ परिमेय है या अपरिमेय। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जो संख्याएं रूट के बाहर निकल जाती है, रूट के बाहर आ जाती है, ये सभी संख्याएं जैसे ये रूट 4 ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए, जो संख्या रूट के बाहर आ जाती है वे सभी संख्याएं
परिमेय संख्या होती है। अपन रूट देखते ही परिमेय लगा देते हैं बहुत सी बार। अपन आज कुछ नया पढ़ते हैं। अपन देखते हैं दो टॉपिक, ये इनके क्वेश्चन एग्जाम में खास कर पूछ लिए जाते हैं, जैसे स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान। लोकल वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ठीक है बच्चों। अपन इनके बारे में आज देखते हैं। इनको अपन एग्जाम्पल से देखेंगे और इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। हाँ दोस्तों, अपन दो चीजें देख रहे थे, स्थानीय मान और जातीय मान। तो अपन इसको तो बोलते हैं लोकल वैल्यू, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो जाति मान होता है किसी भी संख्या में किसी भी अंक का कोई सा भी स्थान हो, तो उसी स्थान का वही अंक, वही मान जाति मान कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण देखिए, कोई संख्या मान लो। अब तो अपन को इसमें पूछा है कि दो का जातीय मान बताओ, दो का जातीय मान। तो दो का जातीय मान क्या होगा? ये खुद स्वयं संख्या ही जातीय मान कहलाएगी। ठीक है बच्चों। लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू होती है किसी भी संख्या में अगर अपन जातीय स्थानीय मान निकालेंगे, किसी भी संख्या का अपन, किसी भी संख्या के किसी भी अंक का अपन स्थानीय मान निकालते हैं। जैसे इकाई के अंक का अपन स्थानीय मान निकालते हैं, तो इकाई को एक से गुणा करते हैं, ढाई को, इकाई को एक से, दहाई को 10 से, सैकड़ा को 100 से, हजार को 1000 से, ऐसे अपन को गुणा करना पड़ता है। जैसे अपन इसको एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जातीय मान समझ में आ गया ना बच्चों? जातीय मान किसी भी अंक का, किसी भी संख्या में किसी भी अंक का अगर अपन लोकल वैल्यू जातीय मान निकालेंगे, तो वही अपना जातीय मान होगा। अभी मान लो अपन ने 4 का जातीय मान पूछा है, तो 4 का जातीय मान 4 ही होगा। ठीक है बच्चों। किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान वही संख्या होती है, वही अंक होता है। ठीक है बच्चों। अपन देख रहे थे स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू में अपन उदाहरण से देखते हैं। ठीक है बच्चों। अब इस संख्या में अपन को स्थानीय मान प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो अपन 7 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो 7 की प्लेस वैल्यू, पहले तो अपन ये देखते हैं 7 कौन से स्थान पे आया है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो अपन 7 को 10,000 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये आंसर इसका होगा। इतना समझ में आया बच्चों? वैसे ही अपन 5 का निकाल सकते हैं, 5 को ये 5 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू कहलाएगी। ठीक है बच्चों। इनके बेस पे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस संख्या के इस अंक का स्थानीय मान बताओ, जातीय मान बताओ। तो अब बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे? ठीक है ना बच्चों? चलो बच्चों एक उदाहरण और देता हूँ। इसी बच्चे का कमेंट आया है कि एक सर एक उदाहरण और दो। तो मैं एक उदाहरण और देता हूँ। अब ये संख्या अपन को दी गई है। अब अपन में पूछा है कि दो का, क्वेश्चन आया है दो का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान, 5 का जातीय मान। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम।
अब ऑप्शन दे देता है, पर अपन ने इस क्वेश्चन के बारे में बताना है कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा। 2 का भी कौन सा वाला, जो जो लाख के मतलब लाख वाली पोस्टर में लिखा हुआ है, जो लाख के स्थान पर है। ठीक है बच्चों, अब 2 का स्थानीय मान ऐसे करते संख्या चेंज कर देते हैं, 8 कर देते हैं। 8 का स्थानीय मान बताओ। तो 8 एक ही संख्या है, तो अपन को क्वेश्चन में आसानी रहेगी। तो 8 कौन से स्थान पे है, देखो बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 2 3 4 5 8। तो ये आंसर 8 का स्थानीय मान कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। 7 का स्थानीय मान पूछ लिया, तो 7 कौन से स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 7 का अपना 7 इंटू इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है बच्चों, ये 7 का स्थानीय मान होगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। स्थानीय मान तो आ गया होगा, मेरे को लगता है सबको समझ में स्थानीय और जातीय मान। 5 का जातीय मान, तो अपन को जातीय मान देख के कुछ नहीं करना है। 5 का जातीय मान स्वयं वो संख्या 5 ही हो, अपन को कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन दे रखा है वही आंसर टिक करना है। एक कमेंट आया है, क्वेश्चन क्वेश्चन देते हैं, 42 27 81 में के दो स्थानों का गुणनफल बताइए। में 2 के 2 स्थानों का गुणनफल बताइए। ठीक है बच्चों, 42 21 ये क्वेश्चन अपने कमेंट पे आया है। इसमें 2 के 2 स्थानीय मानों का गुणनफल बताना है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया है 42 87 21 के 2 के स्थानीय मानों का गुणनफल है। अब इसमें डायरेक्ट अपन देखते हैं कि गुणनफल पूछा है, 2 का स्थानीय मान क्या होगा, इस वाले 2 का स्थानीय मान 2 दाई पे है तो 20 होगा, इसका तो 2 का स्थानीय मान। और ये कौन से स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 स्थान पे है, तो इस वाले 2 का स्थानीय मान होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 स्थान है। तो इनका दोनों का गुणनफल को पूछा है, तो इसका आंसर आ जाएगा सीधा 40,000। तो ये को ऑप्शन में होगा। ठीक है बच्चों, हाँ अमित, ये क्वेश्चन था ना आपका, आ गया ना आंसर। ठीक है अमित, 40,000 आंसर आया होगा। हाँ मैंने 4 लाख आंसर आया होगा। हाँ मेरे मिस्टेक्स हो गए, 20,000 दे रखे, 20 से गुणा करना है, तो 4 लाख। यार इतना सा कॉमन सेंस लगा लिया करो। ठीक है, आ गया समझ में। अब अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं भाज्य अभाज्य में, कि 1 से 25 तक कितनी भाज्य संख्या आती है, 25 से 50 तक कितनी भाज्य संख्या आती है, 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्या आती है, अभाज्य संख्या आती है। इनके बारे में अपन देख लेते हैं। एक मिनट, 1 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। अपन देखते हैं इनमें कितनी भाज्य संख्या है। अब अपन तो अपन बच्चे देख रहे थे भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो भाज्य संख्या 1 से 25 के बीच में 9 संख्याएं होती है जो अभाज्य संख्या है आती है, और इसमें 1 से 25 के बीच में 15 भाज्य संख्याएं आती है, और एक अभाज्य संख्या, न अभाज्य संख्या होती है, न तो भाज्य होती है और न अभाज्य होती है। 9 और 15 24, तो 24 और 1 25। ठीक है बच्चों, और 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं आती है। 1 से 75 के बीच में
21 अभाज्य संख्या आती है। 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं आती है। और इसमें भाज्य में देख लेते हैं, 1 से 25 के बीच में 15, 1 से 50 के बीच में 34 और 1 से 75 के बीच में 53, 1 से 100 के बीच में 74। ठीक है बच्चों, 74 भाज्य संख्या आती है। इनको अपन नॉर्मली क्वेश्चन बन जाता है, इनको डायरेक्ट अपन को याद रखना है। ठीक है बच्चों, ज़्यादा दिमाग पे लगाना नहीं है, अपन इनको डायरेक्ट याद रख लेंगे, कोई खाती है। अब बच्चों अपन शेषफल प्रमेय और देख लेते हैं। शेषफल प्रमेय, उसके पहले अपन विभाजकता का नियम पढ़ लेते हैं। विभाजकता का नियम के नियम, हाँ बच्चों, अपन विभाजकता के नियम देखते हैं। विभाजकता के नियम में सबसे पहले देखते हैं 2 से भाज्य संख्या। तो बच्चों अपन देखते हैं 2 से भाज्य संख्या। तो 2 से वे संख्याएं विभाजित होती है जिनका अंतिम अंक 2 से भाज्य हो। इकाई वाला अंक, जिस संख्या में इकाई वाला अंक 2 से विभाजित होता है, जिस संख्या में इकाई अंक 2 से भाज्य हो या विभाजित हो, या इसे याद रख लो कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8, ये 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक हो तो वे सभी संख्याएं 2 से भाज्य होगी, 2 से विभाजित होगी। ठीक है बच्चों, मैं उदाहरण देके आपको समझा देता हूँ। जैसे 46, 354, 550, 384, 783, 247। अब अपन देखते हैं कि इस संख्या में इकाई का अंक 6 है, तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। इस संख्या में इकाई का अंक 4 है, ये संख्या 2 से विभाजित होगी। इस संख्या में इकाई का अंक 0 है, तो ये संख्या भी 2 से विभाजित होगी। इस संख्या में 2 का अंतिम अंक 4 है, तो ये भी 2 से विभाजित होगी। लेकिन इन दो संख्याओं में देखो, इकाई अंक क्या है, 3 भी है और 3 और 7 है, तो ये संख्या क्या 2 से विभाजित होगी? नहीं होगी। इस वजह से ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कोई भी संख्या दी गई अपन को एग्जाम में, तो अपन को क्वेश्चन दिया जाता है क्या ये संख्या 2 से विभाजित है, तो अपन को सीधा सा देखना होता है कि इकाई का अंक 2 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब अगला नियम देखते हैं। चार से विभाजित वे संख्याएं जिन संख्याओं के अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई वाला अंक अगर 4 से विभाजित होता है, तो वे सभी संख्याएं 4 से विभाजित होगी। वे सभी संख्याएं 4 से विभाजित होगी, जिनके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए, वे सभी संख्याएं 4 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण के लिए पहले डेफिनेशन मिला, वे संख्याएं जिनके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, उन संख्याएं 4 से विभाजित होगी। वे संख्याएं जिनके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, वे संख्याएं 4 से विभाजित होगी। वे संख्याएं 4 से विभाजित होगी। ठीक है बच्चों, लिख लो।
अपन इसके उदाहरण देखते हैं। 4 से विभाजित होने वाली संख्या है। ये संख्या देखो, इसमें अंतिम दो अंक क्या है, 24। तो 24 में अपन को 4 का भाग देना है। तो 4 6 को 24 कट रहा है 6 बार। तो ये 4 से विभाजित हो रही है, तो 624 4 से विभाजित संख्या होगी। ठीक है बच्चों, ऐसे कितनी भी बड़ी संख्या दे दी हो अपन को, तो अपन को अंतिम दो अंक में 4 का भाग देके देखना है। अगर 4 का भाग पूरी पूरी बार चला जाता है तो वे सभी संख्याएं 4 से विभाजित होगी। अगर 4 का भाग नहीं जाता है तो वे संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अपन नेक्स्ट देखते हैं। 4 के बाद 8। 8 में भी ऐसा ही रूल होता है, 8 से विभाजित और 16 से विभाजित। तो 8 से विभाजित में अंतिम 3 संख्याएं देखनी होती है और 16 में अपन को अंतिम 4 संख्याएं देखनी होती है। ठीक है बच्चों, अपन को क्या है, 8 में वे संख्याएं जिसके अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाती है तो वे वह संख्या 8 से विभाजित होगी। वैसे ही 16 में होता है, अगर किसी संख्या के अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग चला जाता है तो वह संख्याएं 16 से विभाजित होगी। ठीक है बच्चों, कितना समझ में आया? इसमें 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, इनके तीनों के विभाजित होने के नियम एक जैसे हैं। जैसे 2 का तो अंतिम 1 अंक, 4 का अंतिम 2 अंक, 8 के अंतिम 3 अंक, 16 के अंतिम 4 अंक। ठीक है बच्चों, इसका रीजन ये है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 का पावर 4 16, 2 की पावर 5, ऐसे बढ़ती जाएगी, 2 के पावर 5 32, ऐसे। तो 32 में कितने अंक आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, क्योंकि 2 की पावर 5 लग रही, 2 की पावर 1 लग रही तो इकाई अंक देखते हैं। 2 की पावर 2 लग रही तो 2 अंक देखते हैं। 2 की पावर 3 लग रही तो 3 अंक देखते हैं। 2 की पावर 4 लग रही तो 4 अंक देखते हैं। 4 अंक से डिवाइडेशन देखते हैं। ये नियम इस प्रकार बना हुआ है। ठीक है बच्चों, अब अपन 3 का रूल देखते हैं। 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं देखते हैं। 3 से विभाजित, विभाजक का करना है, 3 से विभाजक का करना है। यदि किसी संख्या के अंकों अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से भाज्य हो, विभाजित हो गया, भाज्य हो। ठीक है बच्चों, 3 से विभाजित का नियम है अपन को, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे अपन उदाहरण देखते हैं, 3 5 8, ये संख्या देखिए 357। अब इस संख्या में अंकों का योग कितना है, 3 5 8, 8 7, 8 7 15। ठीक है, तो 15 अंकों का योग कितना हुआ, 15। तो 15 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, जाता है। तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। अपन नॉर्मली भी देख सकते हैं। अगर आप उनको इस नियम पे देखो, इसका अपन को नियम को देखना हो तो 3 से घटा एक बार, 3 से घटा एक बार, बचे 2, 9 3 27, बचे 2 27, 9 3 27, जा रहा है ना बात पूरी पूरी बात। तो ये नियम भी सत्य होगा, ये नियम सही है।
किसी दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो वो संख्या तीन से भाज्य होगी। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। 9 से विभाजकता का नियम। सत्ताईस से विभाजकता का नियम। वैसे काम तो नहीं आता, मैंने लिखा। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वे संख्या 9 से विभाजित होगी। आया बच्चा ऐसा समझ में। 3 का 9 का, इसका भी इसी प्रकार होता है। 3 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, किस सकता है इसका बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। ये देखिए, इतना समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं 7 से विभाजकता का नियम। 11 से विभाजकता का नियम। 5 से विभाजकता का नियम। एक मिनट बच्चों। 11 से विभाजकता का नियम, 7 से विभाजकता का, 5 से विभाजकता का नियम तो सीधा ही है। अंतिम दो अंकों को देख लेते हैं। जैसे अंतिम अंक को देख लेते हैं। अगर अंतिम अंक 0 और 5, यदि दोनों में से कोई सा भी एक अंक हो तो 5 से विभाजित वह संख्या 5 से विभाजित होगी। वैसे 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 25। 25 में अंतिम दो अंकों को देखना पड़ता है। अंतिम दो अंक यदि 25 से विभाजित हो तो वह संख्या 25 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 5 के क्यूब से विभाजित है तो वह संख्या भी 5 के क्यूब से विभाजित होगी। ठीक है बच्चों, ऐसे नियम 5 के विभाजकता के नियम में आते हैं। तो 5 का तो अपन को समझ में आ गया। यदि किसी संख्या के अंतिम इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अपन देख रहे थे 7 का और 11 का। तो 7 का और 11 का, यदि किसी संख्या के इकाई अंक, किसी संख्या के इकाई अंक को, किसी संख्या के इकाई अंक को इकाई अंक का 2 गुना करके उस शेष संख्या में से शेष संख्या में से शेष संख्या में से घटा दिया जाए। यदि किसी संख्या, यदि किसी संख्या के इकाई अंक का 2 गुना करके शेष संख्या में से घटा दिया जाए तो बची संख्या यदि 7 से विभाजित हो जाए
हो जाए तो वो संख्या 7 से भाज्य होगी। ठीक है बच्चों। हाँ तो दोस्तों अपन 7 से विभाज्यता का नियम में यदि किसी संख्या के इकाई का अंक का दुगना 2 गुना करके शेष संख्या में से घटा दिया जाए तो वो बची संख्या 7 से विभाजित होगी। तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण देखते हैं अपन, 3, 5, 2, 2। अब इस संख्या के इकाई अंक का 2 गुना करके, 2 गुना कितना होगा, 1 × 2, 2 × 2, शेष संख्या ये बच रही है। इस संख्या में से यदि घटा के 2 × 2, इस संख्या के इकाई अंक का 2 गुना करके शेष संख्या ये बची। इस संख्या में से घटा के यदि जो संख्या अपने बचेगी उस संख्या में यदि 7 का भाग चला जाएगा तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। वैसे ही अपन अगला 11 का नियम देखते हैं। ग्यारह से विभाजक का नियम। अपन को 11 से विभाजकता का नियम में अपन देखते हैं, यदि कोई संख्या दी हुई है, कोई संख्या दी हुई है, यदि उस संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के सम स्थानों यदि किसी संख्या के समस्थानिक के अंकों का योग विषम स्थानिक के अंकों का योग का अंतर 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है बच्चों। अपन ने नंबर सिस्टम टॉपिक में विभाजकता का नियम बहुत सारे टॉपिक देख लिए। अपन एक चीज और है, जैसे शेषफल भरने, रिमाइंडर थ्योरम। ये बराबर जैसे अपन ने किसी संख्या में भाग दिया से, ये तो हो गया भाज्य भाजक। भाजक भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये शेषफल भर में है, तो ये नियम भी अपन को ध्यान रखना है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अपन किसी संख्या में अगर भाग देते हैं, जैसे अपन ने बी में भाग दिया ए का, अपने शेषफल भागफल तो सी आया, शेषफल अपने आर आया। तो किसी संख्या में बी का भाग, बी में अपन ने भाग दिया ए इंटू भागफल, भाज्य इंटू भाग दिया अपन ने सी प्लस आर। ठीक है बच्चों, ए इंटू सी प्लस आर, शेषफल आर बच गया। अपन ने ए का भाग दिया, भागफल सी आया, और बी में अपन ने भाग दिया, तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, आज के लिए टाइम काफी है, और अपन अगली क्लास में अपन इसके संख्या पद्धति के क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे, इसको बेस आधारित क्वेश्चन देखेंगे।
ठीक है, ठीक है बच्चों, अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वंदे मातरम, जय भारत।